के पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण जो दिया गया है, यही आपको समझना है कि जो भी कोई भी परिवर्तन होगा उसमें क्या बदलाव होता है और कैसे बदलाव होता है और उसे हम कैसे दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जब हम उसको दर्शाते हैं, दिखाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समीकरण या रासायनिक प्रतीकात्मकता कहते हैं। तो हम इस पूरे अध्याय में इसी बात पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या दिया है, कैसे होता है ये सब। तो चलिए आपको आगे लिए चलते हैं, अध्याय में क्या दिया गया है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों दिया क्या है कि हम अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान से देखिए और विचार कीजिए। क्या करना है कि आप गर्मी है, गर्मियों के दिनों में अगर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसे देखिए और समझिए। अगर लोहे की जो कील है या तसला है, उसे खुले वायुमंडल में रख दें, खुला वायुमंडल मतलब बाहर रख दें और वहाँ पर क्या हो, आर्द्र का मतलब नमी हो, नमी युक्त वायु हो, जैसे बारिश के दिन होते हैं। तो उस कील और लोहे में क्या बदलाव होता है खुला छोड़ने के बाद, उसको ध्यान से देखिए और सोचिए। अंगूर का किण्वन हो जाता है, किण्वन की क्या प्रक्रिया होती है और किण्वन क्या होता है अंगूर में, इसे भी बताएंगे। भोजन को जब पकाया जाता है तो उसमें क्या बदलाव होता है, क्या परिवर्तन होते हैं, उसको ध्यान से देखिए और उस पर विचार कीजिए। आगे है कि हमारा शरीर जो है, जब हम खाना खाते हैं तो वो भोजन को पचा लेती है, पचाने की प्रक्रिया में क्या बदलाव होता है उसे भी हम देखेंगे और समझेंगे। और जब हम सांस लेते हैं तो क्या बदलाव होता है उसे भी एक करके समझेंगे। बच्चों, तो यहाँ तक हमने क्या किया कि हम इन दैनिक जीवन में, जो दैनिक का मतलब होता है रोज़मर्रा, रोज़ के जीवन में जो हम कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिए और उस पर विचार कीजिए। तो आपको कुछ ना कुछ बदलाव दिखेगा किनमें, इन वस्तुओं में। और जो बदलाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो बदलाव हो जाता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु का मतलब जब हमने दूध लिया था या लोहे की जो तसला था, की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। अब हम जब इसको रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है। 2-4 दिन के लिए रख देंगे लोहे को खुले वायुमंडल में तो वो क्या होता है, कुछ उसमें बदलाव होता है। दूध को खुला छोड़ देंगे तो उसमें भी कुछ बदलाव हो जाता है या खट्टा हो जाता है। तो उसमें जो बदलाव होता है उसे पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका है। तो यहाँ पे जो दिया है कि आपने पिछली कक्षा में, कक्षा 9वीं में हमने क्या किया, पदार्थ में ये जो बदलाव हो रहे हैं प्रारंभिक बदलाव से कुछ अलग हो रहा है, इसके बारे में हमने क्या किया, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 की कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो पहले समझ लेते हैं कि रासायनिक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझ लेते थोड़ा मोटा। भौतिक परिवर्तन हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे हमने क्या किया, पानी को लिया, पानी को अगर हम गर्म करते हैं, कितना तापमान देना पड़ेगा उसको, 100 डिग्री तापमान देंगे तो वो क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। और इसी पानी को जब हम क्या करते हैं,
ठंडा करते हैं, लगभग माइनस में डिग्री तापमान में देते हैं 5 से 10 या 13 डिग्री तापमान तक देंगे, तो ये क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, बर्फ़ बन जाता है। तो ये जो परिवर्तन हुआ पानी से भाप, भाप से फिर हमने उसको ठंडा किया या कंडेंस किया तो फिर से पानी बन जाता है, और पानी को हमने ज़्यादा ठंडा किया तो वो बर्फ़ बन जाता है। तो ये जो बदलाव हुआ पानी का भाप में, भाप का बर्फ़ में, और बर्फ़ का फिर से क्या होते हैं पानी में, तो ये तीनों एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बदलाव तो होता है किसमें, सिर्फ इनकी अवस्था में बदलाव होता है, और इनकी अवस्था में ही जो बदलाव होता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि इससे कुछ नया पदार्थ नहीं बन रहा है, सिर्फ भाप से पानी, पानी से बर्फ़, फिर अगर उसकी प्रक्रिया को हम उल्टा कर देंगे तो ये फिर एक दूसरे में बदल जाएंगे। जैसे अगर भौतिक परिवर्तन के कुछ और उदाहरण लें, जमना एक प्रक्रिया है, जमना जैसे अभी हमने देखा बर्फ़ बनना। दूसरा होता है कि वाष्पन होना। वाष्पन का मतलब जब हम क्या करते हैं, पानी को ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो भाप बन के उड़ जाती है, तो ये परिवर्तन भी क्या होती है, भौतिक परिवर्तन होती है किसी पदार्थ में। गलना, गलने की जो प्रक्रिया होती है ये भी क्या होती है, भौतिक परिवर्तन होता है। और डिस्टिलेशन करना, मतलब हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ को भाप की तरह से कंडेंस करके, उड़ा करके उसमें से उसको 2-3 मिक्स है तो उसमें से अलग करने की प्रक्रिया डिस्टिलेशन होती है, वो भी क्या होती है, भौतिक परिवर्तन होता है। और एक होती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वापतन। ऊर्ध्वापतन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी भौतिक परिवर्तन होता है पदार्थ में। जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हमने कपूर को लिया, कपूर को गर्म किया तो वो सीधा क्या होती है, जल करके लिक्विड नहीं बनता, वो जल जैसा नहीं बनता और भाप में बदल के बदल जाता है। तो ये ऊर्ध्वापतन का एक बहुत ही साधारण उदाहरण है। तो अभी तक हमने देख लिया कि भौतिक परिवर्तन हमने एक साधारण से रोज़मर्रा के उपयोग होने वाले पानी के उदाहरण से हमने समझ लिया। अब दूसरा आता है कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को कैसे समझेंगे हम? रासायनिक परिवर्तन जो होता है, अब हमने देख लेते हैं कि जैसे हमने दूध को रखा, ठीक है, दूध को रखा, खुला रखा हुआ है गर्मी में, तो कुछ समय के बाद दूध क्या होता है, खट्टा हो जाएगा। जो दूध रखा था उसका स्वाद अलग था, लेकिन 2-3 घंटे के बाद या शाम तक दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है और उसके स्वाद में बदलाव हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन हुआ, दूध से एक नया जो पदार्थ ही बन गया और उसके गुणधर्म क्या है, मूल पदार्थ से गुणधर्म से एकदम से अलग है। अब इसमें जो बदलाव हुआ, इस बदलाव को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि एक नए दूध से अब हमारा एक क्या हुआ, एक नया पदार्थ ही बन गया, पदार्थ बन गया। और इस पदार्थ में जो ये परिवर्तन हुआ, दूध का स्वाद अलग था और इस नए पदार्थ का स्वाद अलग हो गया, इसके गुणधर्म अलग हो गए। तो ये जो परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन करते हैं। और इसके बीच में जो क्रियाएं होती हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, दूध से दही बनने के बीच में अगर आप देखेंगे तो जो परिवर्तन होगा उसके दौरान उसे ही दर्शाने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो परिवर्तन हो गया उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझ में आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। हमने देखा पदार्थ का भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन
होता है तो हम कहते हैं कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो हमने आपको बता ही दिया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए, आप सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है, हम कैसे जान सकते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो जो पुस्तक में क्रियाकलाप दिया गया है उस पर ही विचार करते हैं और देखते हैं अब हमें इस क्रियाकलाप को करने के लिए क्या चाहिए। हमें चाहिए एक बर्नर जो जलाने के लिए होती है, एक चिमटा चाहिए और एक मैग्नीशियम रिबन चाहिए, एक वाच ग्लास चाहिए और प्रक्रियाओं को करने के लिए आपको आँख पे एक चश्मा भी चाहिए, क्योंकि ये हजारडोस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए आगे चलिए क्या करते हैं कि एक 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम रिबन लेंगे और उसको रिगमाल से रगड़ करके साफ कर देंगे। अब स्प्रिट की सहायता से इस लैंप को जला लेंगे। जलाने के बाद जो मैग्नीशियम रिबन था उसको चिमटे से पकड़ कर से जलाएंगे और उसके नीचे हम क्या रखे रहेंगे, वाच ग्लास रखे रहेंगे। तो मैग्नीशियम जब जलता है तो वो क्या बन जाता है, सफ़ेद रंग का एक पदार्थ बन जाता है और वो वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये क्रियाकलाप करने के बाद हम क्या देखते हैं, आइए आगे समझते हैं क्या हुआ। हमने मैग्नीशियम रिबन को जब गर्म किया तो क्या हुआ था, आपने देखा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। दहन का मतलब जल जाता है मैग्नीशियम रिबन। कैसे, श्वेत लौ के साथ, सफ़ेद लौ के साथ, और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, सफ़ेद चूर्ण या सफ़ेद पाउडर के रूप में बदल जाता है। क्या, मैग्नीशियम को जब हम क्या करते हैं, जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुमंडल में, तो वो क्या होता है, सफ़ेद चूर्ण बन जाता है और वो एक नया पदार्थ बन जाता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बन जाता है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अपक्रिया के कारण होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने मैग्नीशियम लिया था और इसको क्या किया, सिर्फ हमने किया कि गर्म किया या जलाया, और वायु में जो ऑक्सीजन थी वो इसके साथ अपक्रिया करके मैग्नीशियम के साथ क्या बना लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है वो कैसा होता है, सफ़ेद पाउडर होता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम एक कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और इसमें जो बदलाव हुआ है मैग्नीशियम में, उससे हम मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो बदलाव हुआ है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इस अपक्रिया को तो हमने समझ लिया। फिर आगे देखते हैं, एक क्रियाकलाप और करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। एक शंक्वाकार फ्लास्क लेते हैं, उस परख नली में कुछ दानेदार जिंक ले लेते हैं। इसमें सांद्र या तनु का मतलब होता है कि उसे पानी में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पदार्थ को डाइल्यूट कर लेते हैं। जैसे हम शक्कर का घोल बनाया है और वो बहुत मीठा है, उसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे तो वो क्या हो गया, हल्का सा मीठा हो जाएगा, उसकी मिठास कम हो जाती है। वैसे जो एसिड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उनको हम एक तनु कर लेते हैं, थोड़ा सा उनकी स्ट्रेंथ को कम कर लेते हैं और पानी मिला देते हैं। तो इस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को इस फ्लास्क में मिला दीजिए।
अम्ल का उपयोग बहुत सावधानी के साथ करिए, क्योंकि वो आपके हाथों पर या आपके कपड़ों पर गिरेंगे तो उसे जला देते हैं। क्यों जला देते हैं, इन सब को भी आगे देखेंगे जब हम अगला अध्याय पढ़ेंगे, अम्ल और क्षार। तो अब क्या किया कि जस्ते के कुछ टुकड़े लीजिए और उसको हम क्या किया, हमने एक ऐसा जस्ते का टुकड़ा लिया है, ठीक है, जस्ते का टुकड़ा लिया है और उसको एक ऐसे ग्लास हेलीमेयर फ्लास्क या फिर बोल सकते हैं कि कोनिकल फ्लास्क या शंक्वाकार फ्लास्क में हमने डाल दिया। उसके ऊपर से हमने HCl तनु HCl डाला और उसको एक कॉर्क की सहायता से बंद कर दिया और उसमें एक पतली एक कैपिलरी लगा देते हैं। लगाने के बाद ये प्रक्रिया होने के बाद देखते हैं क्या होता है। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो रासायनिक अभिक्रिया में हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। प्रारंभ में जो पदार्थ था वो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, ठोस द्रव या गैस बन जाएगी। ठोस है तो वो द्रव बन जाएगा, द्रव है तो वो गैस भी बन सकता है या ठोस भी बन सकता है। उसके रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, उसमें से गैस का उत्सर्जन होगा या निकलेगी और उसके तापमान में भी परिवर्तन होगा। अब इस पूरे परिवर्तन को हम इस अभिक्रिया से समझ सकते हैं। कैसे? जब हमने जिंक लिया और उसमें HCl ऐड किया तो यहाँ पर H2O गैस निकलती है, ठीक है, H2O गैस निकलती है। साथ ही साथ H2O गैस जब जिंक के ऊपर ये आपको बुलबुले दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये तो H2O गैस है, H2 गैस है। क्यों? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके वो H2 गैस निकलती है। और जिंक जो होता है वो अपक्रिया करके क्या बना देता है, जिंक क्लोराइड बन जाता है। और जिंक क्लोराइड जब यहाँ पर HCl के साथ अपक्रिया किया और H2 गैस बन जाती है। तो इस प्रक्रिया में जिंक से जिंक क्लोराइड बन गया, इसमें एक नया परिवर्तन हो गया, H2 गैस भी निकल गई। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अवस्था परिवर्तन भी हो गया, गैस भी निकल गया। अब तापमान कैसा देखेंगे, तब जब हम इस ग्लास को छुएंगे हाथ से छूने के बाद आपका हाथ गर्म होने लगेगा। तो इस अपक्रिया के दौरान उसमें क्या होती है, तापमान में भी परिवर्तन होता है। यहाँ जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ये परिवर्तन भी होती है। तो एक रासायनिक अपक्रिया जब होगा तो क्या होगा, उसमें किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, वो उसमें से गैसों का उत्सर्जन होगा तथा तापमान में भी परिवर्तन होगा। इस क्रियाकलाप से तो अब तक हमने ये समझ लिया, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रासायनिक समीकरण। अभी तक हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली, रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से समझ लिया। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, उसमें से गैसें निकलेंगी और वो एक नया पदार्थ बन जाएगा। ये सब चीज़ें अभी तक हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, चलिए देखते हैं कि जो क्रियाकलाप हमने 1.1 में देखा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का हम क्या करते हैं, दहन करते हैं, जलाते हैं, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है, जो परिवर्तित हो जाता है किसमें, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड में। अब वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अपक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो सकता है,
इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण रूप लिखना या सबसे सरलतम विधि कहते हैं। कैसे? अब हम यहाँ पे हम मैग्नीशियम लिख दिया, हमने ऑक्सीजन लिख दिया, और यहाँ पर किस में जलाया जब हमें तो क्या मिला, उत्पाद जो बना उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो ये इसका कलर भी चेंज हो गया था, हमने देखा था। आगे क्या होता है कि यहाँ पर अभिकारक दिया है और यहाँ पर उत्पाद दिया है। अब समझ लेते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जो प्राइमरी पदार्थ होते हैं, जिनके बिना रासायनिक अभिक्रिया हो नहीं सकती, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। मान लीजिए हमें मैग्नीशियम की आवश्यकता थी इस रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए, और किस चीज़ की ज़रूरत थी, हमें इसको जलाने के लिए गर्म करना था, और ऑक्सीजन जो वायुमंडल से मिलता है। इन सब चीज़ें को जिसकी ज़रूरत हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया को पहले से ही हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, इसे अभिकारी पदार्थ या अभिकारक कहते हैं। अब इस क्रिया में हमें बन के क्या मिला, MgO मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, और ये सफ़ेद चूर्ण बन गया। तो ये जो हमें मिला वो क्या बन गया, हमारा उत्पाद बन गया। अब इसके जो निरूपण की प्रक्रिया, इसे दर्शाने की जो प्रक्रिया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दिखाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसमें जो हमें प्रारंभ में ज़रूरत था उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक पदार्थ कहते हैं। और जो बना नया चीज़, नई वस्तु बनी, नया पदार्थ बना, उसे हम उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको तीर के द्वारा दिखाया गया है। अब ये तीर क्या होती है, तीर हमको ये दर्शाती है कि हम तीर के पीछे का भाग जो है वो हमने अभिकारक है, जो रासायनिक अभिक्रिया के पहले लिया है, और तीर के मुंह की तरफ जो बनता है पदार्थ वो उत्पाद होता है। मतलब हमारा कि हमने यहाँ से शुरू करके हमको ये चीज़ वस्तु प्राप्त हुई, तो इसमें हमें क्या मिला, चीज़ें। अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, और हम एक चिन्ह जो दिखाते हैं तीर, उस तीर का किसी भी रासायनिक समीकरण में क्या योगदान होता है। तो इसको आगे पढ़ते चलते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया, इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम होता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम लिया था हमने, जलाया, ऑक्सीजन वायु में उपस्थित था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। आगे देखते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें हम अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अभिकारक क्या होते हैं, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रथम में या स्टार्ट में लिए जाते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। और जो हमें पुनः से रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है, हम उसे उत्पाद कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं। अब तक हमने क्या किया, शब्द समीकरण देखा। शब्द समीकरण का मतलब क्या होता है कि हमने उसको शब्दों के द्वारा प्रदर्शित किया था। तो यहाँ पे देखिए, शब्द समीकरण अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर के निशान के द्वारा लगाया जाता है या दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच बने पदार्थ को योग चिन्ह लगाकर उसे दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा हमेशा उत्पाद की ओर होता है, यह अभिक्रिया की होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, ऐसा बना जब तीर, तो मतलब अभिक्रिया इस दिशा से, लेफ्ट हैंड साइड से
राइट हैंड साइड की तरफ गई है, जिसे हम क्या करते हैं, एक तीर के द्वारा दर्शाते हैं और ये तीर हमें अपक्रिया की दिशा को दिखाता है। इसे हमने समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि आगे हम जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक जो समीकरण है उसको कैसे लिखेंगे। अब तक तो हमने शब्द समीकरण लिखा, मतलब पदार्थ के नाम को लिखा, उसके द्वारा हमने देखा। तो अब यहाँ पर जो लिखेंगे वो क्या होगा, हम प्रतीकात्मक रूप से लिखेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अपक्रिया को दर्शाता है। यह आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र का स्मरण करें तो उपरोक्त सब समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं कि जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, प्रतीक के द्वारा भी दर्शाते हैं। तो ये प्रतीक जो होता है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम को हम Mg के द्वारा लिखते हैं, और यहाँ ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन को O के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जब अपक्रिया होती है, जलाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो हम इसे एक छोटे संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं अगर हमें क्या हो, एलिमेंट तत्वों के प्रतीक याद हो और स्मरण हो। तो आगे बढ़ते हैं। तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान संख्या बराबर नहीं है। किसी अपक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है